अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स। इन रिएक्ट वी डिस्क्राइब यूआई यूजिंग कंपोनेंट्स। दे आर रीयूजेबल, composable and stateful. We can compare components with a simple function. We can call a function with some inputs and it returns some output. We can reuse function when we need it and compose a bigger function from a smaller ones. अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं ये हमें एक यूआई बनाने के लिए मदद देते हैं। जब भी हम कोई यूआई बनाते हैं, यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, हम वेबसाइट्स बनाते हैं, तो जब हम बना रहे हैं रिएक्ट के अंदर तो उसे हम कंपोनेंट्स के अंदर बनाते हैं। अलग अलग से कंपोनेंट हम बनाते हैं। नेविगेशन बार के लिए अलग, हेडर के लिए अलग, साइड बार आ रहा है तो उसके लिए अलग। अगर साइड बार में 3-4 चीज़ें आ रही हैं, ब्लॉग सेक्शन आ रहा है या सर्च सेक्शन आ रहा है, आर्काइव सेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए अलग अलग हम कंपोनेंट्स लगाते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम फिर दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमने कार्ड सेक्शन लगाया, कार्ड सेक्शन हमें एक दफ़ा हमने डिफ़ाइन किया, अब हमें चाहिए वो वेबसाइट के ऊपर 5 दफ़ा, तो हम क्या करेंगे, उस ये जो फंक्शन है जो हमने कंपोनेंट बनाया है उसको रीयूज़ कर लेंगे। जस्ट हमने कॉल करके इस्तेमाल कर लेना है। 1 लाइन या 2 लाइन को कोड होगा और हमने उसको इस्तेमाल कर लेना है। जबकि जब हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ वेबसाइट बनाते थे तब वैसा नहीं था। तब हमें पूरा कोड लिखना पड़ता था। एक कंपोनेंट को अगर 10 दफ़ा चाहिए तो 10 दफ़ा लिखना पड़ता था। लेकिन ये जो रिएक्ट है इसके अंदर हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम एक दफ़ा कंपोनेंट को डिफ़ाइन करके उसको मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं और उसको अब कंपोजेबल। इसका मतलब ये है कि जब हम एक बड़ा कंपोनेंट बना रहे हैं, एक बड़ा फंक्शन बना रहे हैं, अब बड़ा फंक्शन बनाने के लिए हम उसको स्मॉल पीसेज में, छोटे टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। अब एक बड़ा हमारे पास कंपोनेंट है, उसके अंदर हम छोटे छोटे 4 और कंपोनेंट लगा देते हैं। अब वो 4 कंपोनेंट मिल के एक बड़ा कंपोनेंट, एक बड़ा फंक्शन बनाएंगे, तो वो हम रिएक्ट की मदद से कर सकते हैं। रिएक्ट की मदद से हम एक बड़े फंक्शन को कंपोज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्मॉलर फंक्शंस। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी थ्योरेटिकली। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जी दोस्तों, तो अब रिएक्ट कंपोनेंट्स को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जितने भी हमारे इस सीरीज़ में लेक्चर होंगे, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है रिएक्ट कंपोनेंट्स। क्योंकि जब आपने वेबसाइट बनानी है, जब आपने एक यूआई क्रिएट करनी है, तो तब सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होनी है वो कंपोनेंट होना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होनी है। तो अब कंपोनेंट्स को आपने अच्छे से समझ लेना है। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कंपोनेंट्स कंप्लीट समझा दूँ। कंपोनेंट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है फंक्शनल कंपोनेंट्स और एक हमारे पास होते हैं क्लास कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लास कंपोनेंट्स को। और आई होप अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपका रिएक्ट कंपोनेंट्स के हवाले से किसी किस्म का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और आप रिएक्ट कंपोनेंट्स को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकोगे और उनके साथ वेबसाइट या यूआई कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकोगे। तो इसके लिए आते हम अपने VS कोड में। अब जो लास्ट हमारी असाइनमेंट थी उसमें हमने यहाँ तक कोड लिखा था। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट, इसको भी, और यहाँ पे मैं फंक्शनल कंपोनेंट लगाता हूँ। अब इसको लगाने का कोई इतना ख़ास तरीका नहीं है। जस्ट जिस तरह से आप सिंपल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन इस्तेमाल करते थे उसी तरह से हमने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन। और जब आप फंक्शन लिखते हो नॉर्मल, तब आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन जब आपने रिएक्ट कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं तो आपने फंक्शन को नाम जो भी देना है उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है। ये इसकी ज़रूरत है। अगर आप कैपिटल नहीं रखोगे तो काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देता हूँ माई डिव, तो माई डिव का M बड़ा कैपिटल, उसके बाद माई और उसके बाद डिव कर दो। इस तरह से सिंपल ये प्रेंसेस लगाओ, करली ब्रैकेट्स लगाओ और ये आपका रेडी हो गया रिएक्ट कंपोनेंट्स। आप इसके अंदर जो डाटा है उसको किस तरह शो करवाना है उसके लिए आप यूज़ करोगे रिटर्न मेथड। तो आप यहाँ पे करोगे रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर आप चाहे इसके सामने डायरेक्ट कोड लिख दो, यहाँ पे H1 का टैग डाल के इसके अंदर आप लिख दो IM फंक्शन, बस। अब ये माई डिव को आपने कॉल किस तरह से करना है, जिस तरह से आपके नॉर्मल आप रेंडर एलिमेंट को यूज़ कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उसी के अंदर जस्ट आपने इसको कॉल कर लेना है। इस तरह से आपने इसको कॉल कर लेना है। और जिस तरह से आप इनपुट का टैग क्लोज करते हो या आप सिंगल जो एलिमेंट होता है उसको आप क्लोज करते हो, उस तरह से आपने कंपोनेंट को, फंक्शन को आपने क्लोज कर लेना है। जैसे आप सेव करके ब्राउज़र में चेक करोगे तो ये आपके पास काम करने लग जाएगा। ये आपके पास आएगा हेलो IM फंक्शन।
ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से आप फंक्शनल कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हो। अब ये तो है हम जब एक ही वेबसाइट में एक ही पेज के अंदर इसको यूज़ कर रहे हो, लेकिन हम अगर यूज़ करना चाहें इसको अलग, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कंपोनेंट है वही ये अलग फ़ाइल में हो, और होना भी इसी तरह से है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लूँगा जहाँ पे हमारा src का फोल्डर है। यहाँ पे मैं लेता हूँ app.js, यहाँ पे न्यू फाइल, यहाँ पे लिखता हूँ app.js। आप यहाँ पे JS भी लिख सकते हो, JSX भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिखूँगा JS। और अब यहाँ पे हम कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे कंपोनेंट को क्रिएट करने का तरीका क्या है, सिंपल सा है। जस्ट ये वाला जो फंक्शन आपने यहाँ पे क्रिएट किया इसको काट करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। फाइल का नाम हमारे पास ऐप है तो आप यहाँ पे ऐप रख दो, ना भी रखो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रख दोगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे ऐप फंक्शन ऐप और ये वाले रिटर्न। अब इस ऐप को हमने वहाँ पे इस्तेमाल किस तरह से करना है, मसला ये है कि अब यहाँ पे तो लगा दिया, अब यहाँ पे तो हमने इसको कॉल नहीं किया, और अगर हम ब्राउज़र चेक करेंगे तो हमारे पास एरर आ रहा होगा। अगर इसको हम सेव करके चेक करें ना, अभी हमने सेव नहीं किया, सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं तो हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि फंक्शन mydiv हमने उसको कॉल नहीं किया। अब इसको कॉल करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आपने ये कंपोनेंट लगाया है, इसके साथ आप यहाँ पे लगा दो एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप लगा दो एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, बल्कि यहाँ पे बस अब एक्सपोर्ट लगाओ और यहाँ, या बल्कि आप यहाँ पे एक दफ़ा इसको ना लगाओ, इसको हम बाद में देखते हैं। आप नीचे यहाँ पे करो एक्सपोर्ट्स डिफ़ॉल्ट और अपने कंपोनेंट का नाम, कंपोनेंट का क्या नाम है हमारे पास ऐप, इसको सेव करो और यहाँ पे आप इसको कॉल कर लो। यहाँ पे जैसे मैं इंपोर्ट लिखूँगा और आगे ऐप, तो ये हमारे पास लग गया। अब जहाँ पे हमारे पास mydiv आ रहा था वहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं ऐप को पेस्ट कर देता हूँ, सेव किया। आप जैसे इसको चेक करूँगा तो ये हमारे पास IAM फंक्शन आ गया। तो इस तरह से आप कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर कंपोनेंट को इस्तेमाल करना चाह रहे हो, जिस तरह से ये हमारे पास app.js है तो आप इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये ऐप है, इसको ख़त्म करो, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिखता हूँ फंक्शन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकंड ऐप, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं रिटर्न जो है इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ या काट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो IAM सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया। अब इसको हमने कॉल किस तरह से करना है, यहाँ पे आप रिटर्न एलिमेंट कर रहे हो, इसी के ऊपर आप इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे सेव किया, जैसे आप इसको चेक करोगे तो इसके साथ वो कोड भी आ जाएगा IAM फंक्शन, और इसको भी आना चाहिए यहाँ पे। ओके, ये रिटर्न के अंदर आप लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न यहाँ पे, और इसके अंदर फ्रैगमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इसको कॉल करें, सेव किया, अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे IAM सेकंड फंक्शन, और इसके नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं IAM फंक्शन। अब दोनों टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो गए। अब देखो इस तरह से आप कंपोनेंट्स के अंदर भी कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक तो आपके पास ये हो गया, फंक्शन को आपने लिखना है और आपने वहाँ पे सेकंड पेज में जाके आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। लेकिन इसका एक और भी तरीका है कि आप यहाँ पे फंक्शन जो है इनको एक्सपोर्ट लिखो और यहाँ पे आप सबको कॉल कर लो। अब उसके लिए क्या करेंगे, आपके जितने भी फंक्शन है, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट, और इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और ये नीचे कर लेता हूँ एक्सपोर्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड। यहाँ पे आई थिंक लिखने हमने स्ट्रिंग लिखना, स्ट्रिंग के लिए आप टेक्स्ट लिखते हो 3, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे स्पेस ऐड करनी है फंक्शन के साथ। या अब यहाँ पे हमने 2 इसके कंपोनेंट लगा लिए। अब मिसाल के तौर पे हमने इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करना है अपने app.jsx में, index.js में। तो अब हम क्या करेंगे कि हम index.js में आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट, और जब आपने बाय डिफ़ॉल्ट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये ऐप जिस तरह से हमने कॉल किया उस तरह से आप कॉल कर सकते हो। जस्ट आप ऐप लिखोगे और आप इसको रेंडर कर लोगे। लेकिन जब आप मल्टीपल कंपोनेंट्स इस पेज के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट नहीं है, तब आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाओगे,
करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप यहाँ पे अपना जो फंक्शन है उसको डिफाइन करोगे। मिसाल के तौर पर सेकंड, यहाँ पे आपका सेकंड ऐप, और इसको सेव किया। अब ये सेकंड ऐप आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है और इसको आप यहाँ पे कॉल करो। कॉल करके यहाँ पे आप सेव करोगे तो ये आपका सेम उस तरह से काम करेगा। अब इसके साथ जो थर्ड है उसको भी हम लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आप कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखो 3, ये आ गया। सेकंड भी आपका इंपोर्ट हो गया और 3 भी इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। अब इस 3 को आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसके ऊपर ये यहाँ पे भी आप लिखना है, इसको आप कॉल कर सकते हो 3 कंपोनेंट को यहाँ पे। अब इसको सेव करते हैं और जैसे ब्राउज़र में चेक करूँगा ये आपका 3 भी लग जाएगा। अब 3 में हमने चूँकि 3 नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता। अब उसको चेक करते हैं, ये 3 आ गया। IM3, IM सेकंड, IM फंक्शन। तो इस तरह से आप कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हो, एक अलग से फाइल क्रिएट करके उसमें आप मल्टीपल फंक्शन लगा सकते हो, या आप बाय डिफ़ॉल्ट भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। अमूमन जो आपका कोड होता है HTML का, वो रिएक्ट का इस तरह से होता है कि आपका जो index.html का पेज है इसमें जस्ट ये app.js जो है ये इंक्लूड होती है और बाकी ये फाइलें नहीं होती हैं। यहाँ पे जो आपका index.js है ना, उसके अंदर आपका इतना सा कोड होता है बस। जो अगर आप प्रोफेशनल वे में देखो ना तो इतना सा कोड होता है। बाकी जितना भी आपका कंपोनेंट है, जितना भी आपका कोड है, वो सारा app.js मैनेज कर रहा होता है। अब ये जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं टॉप में चेक करूँ तो जस्ट IM फंक्शन आ रहा है। अब जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आपके ये ब्लॉक ऑफ कोड हैं, उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेकंड ऐप और इसी पेज के अंदर इस्तेमाल अगर लगा रहे हो तब आपको ये जो इंपोर्ट है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं तो ये आपके तीनों आ गए। अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाओगे तो आप इसे अलग फाइल में भी गेट कर सकते हो। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं लगाओगे तो अब आप सिर्फ इस पेज के अंदर, लेकिन एक्सपोर्ट अगर आपका लगा होगा तो आप इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से फंक्शनल कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। अब इसके अंदर आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, कि फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर अगर हमने प्रॉपर्टीज़ पास करनी है तो हम किस तरह से पास करते हैं। प्रॉपर्टीज़ लगाने के लिए यहाँ पे आप ये फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो ना, इसके अंदर आप यहाँ पे लगाओगे प्रॉप्स। यहाँ पे आप प्रॉप्स लगाओ यहाँ पे। अब इन प्रॉप्स को आप नीचे कॉल कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास रिटर्न है। अब रिटर्न के अंदर मैं हेलो IM और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे प्रॉप्स डॉट कलर। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमने सेकंड कंपोनेंट को कॉल किया, ये सेकंड कंपोनेंट आ गया। तो इसके अंदर यहाँ मैं दूंगा कलर, जिसका पैरामीटर जो इसकी प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टी है इसकी। अब इसको मैं यहाँ देता हूँ रेड। सेव किया। अब इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तो हेलो IM रेड। तो इस तरह से आपके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम करती हैं। आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी पास करते हो, नीचे इसको कॉल करते हो और नीचे उसका नाम दे देते हो। आप इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो। या मिसाल के तौर पे प्रॉप्स है तो प्रॉप के साथ आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करना चाहो, मिसाल के तौर पे ये कलर मैंने किया, अब यहाँ पे मैं देता हूँ इसको नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा करली ब्रैकेट्स और यहाँ पे मैं प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसके जो नेम है वो मैं कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर हम स्टूडेंट का डाटा बना रहे हैं तो मैं इसका नाम कर देता हूँ बाबर। सेव किया और यहाँ पे बाबर आ गया। अब हमें 2 तरह के चाहिए तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे रेड के बजाय मुझे ग्रीन चाहिए और ग्रीन के लिए बाबर के बजाय मुझे साबिर चाहिए। सेव किया। अब इसको चेक करेंगे तो आगे इस तरह से आगे। आप इसको आप रिपीट करना चाहो तो आप लूप लगा लो, या जिस तरह से आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, या इस कंपोनेंट को आप इस फंक्शन के अंदर कॉल कर लो। अब इसको आप यहाँ पे फिर जो है रेंडर करवा लो। इस तरह से आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर काम करते हो। तो अब आपको फंक्शनल कंपोनेंट भी लगाना आ गया, अलग फाइल में क्रिएट करना भी आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों चीज़ें आ गई, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी आ गया। अब फंक्शनल कंपोनेंट के वाले से जितनी एक आपको ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट बिल्डिंग के लिए वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्लास कंपोनेंट को। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लास कंपोनेंट्स को। तो क्लास कंपोनेंट्स को लगाने के लिए मैं पहले इन सब को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और ये ऊपर वाले जो हैं ये भी डिलीट कर देते हैं। अब क्लास कंपोनेंट को लगाने के लिए जस्ट आपने सिंपल यहाँ पे कीवर्ड लगाना है क्लास।
और उसके बाद आपने कार या जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो, एक्सटेंड्स। उसके बाद रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। जब आपने कोई कंपोनेंट या कोई स्टेट वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए आपने ऊपर रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। ना भी करो तो आपका यहाँ पे लगा हुआ ना, लेकिन जब आप कोई कंपोनेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तब आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है, वो ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे रेंडर, तो रेंडर के बाद इसके अंदर आप रिटर्न करोगे डाटा। तो रिटर्न आप इस तरह से डाटा करोगे इसका, तो यहाँ पे आप लिखोगे रिटर्न, और रिटर्न में आप लिखोगे h2 का टैग, या आप कोई भी लिखना चाहो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास कंपोनेंट। और अब इसको रेंडर करवाने के लिए सिंपली जस्ट हमने जिस तरह से पहले कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे रेंडर करवाते हैं उसी तरह से आपने रेंडर करवा लेना। और हाँ, जस्ट इतना सा कोड आपने लिखना है तो आपके पास ये क्लास कंपोनेंट लग गए। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से हम क्लास कंपोनेंट को लगाते हैं और किस तरह से एक दूसरे फंक्शन के अंदर इसका इंक्लूड करते हैं। अब क्लास कंपोनेंट जो है इसमें आप बहुत सी वेरिएशन इसमें लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कार वेबसाइट बना रहे हो तो उसके फीचर्स हैं, या कोई मोबाइल ऐप है उसके फीचर्स हैं, ये सारा काम आप वैसे फंक्शनल कंपोनेंट में भी कर सकते हो, लेकिन क्लास कंपोनेंट के कुछ अलग से फ़ायदे हैं। आलमोस्ट जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपको क्लास कंपोनेंट्स भी आने चाहिए, समटाइम इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब जो हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर मैं इसकी थोड़ी सी चेंजिंग लाता हूँ। अब इसके ऊपर आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, अगर आपको कंपोनेंट्स का पता है, अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, अगर आपने उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखी है जावास्क्रिप्ट की, तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम क्लास को यूज़ करते हैं। इसमें आपके पास एक होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दो, और उसके बाद इसके अंदर आप लिखो सुपर, और इसको यहाँ पे खाली छोड़ दो। अब यहाँ पे आप स्टेट यूज़ कर सकते हो, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको दो इसकी प्रॉपर्टी है कलर, और कलर इसको आप दे दो यहाँ पे रेड। और अब ये जो हमारे पास रेड है इसको आपने यूज़ करना है। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो जब जहाँ पे आप इसको रिटर्न कर रहे हो, जहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको बल्कि एज इट इज़ ही रहने दोगे। जहाँ पे आप रेंडर कर रहे हो ना एलिमेंट को, इसका जो टेक्स्ट है क्लास कंपोनेंट का, इसके अंदर आप इसको इस तरह से यूज़ करोगे कि आप यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाओगे, दिस कीवर्ड लगाओगे, दिस डॉट स्टेट डॉट, उसके बाद आप लिखोगे अपने जो स्टेट है, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखोगे कलर, और इसको से यहाँ पे करली ब्रैकेट में क्लोज़ किया। अब इसको सेव करके जैसे चेक करेंगे तो आपके पास ये रेड आ गया, क्लास रेड। इस तरह से आप इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस पर आप मल्टीपल भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर एक आप कार की वेबसाइट बना रहे हो या कार का कंपोनेंट बना रहे हो, अब कार के काफ़ी फीचर्स होते हैं, तो आप उसमें ये सारे भी दे सकते हो। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जिस तरह से ये हमारे पास क्लास कंपोनेंट लगा हुआ है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में के अंदर आपने सुपर ऊपर लिखा रहने देना है। इसके अंदर आपने एक चीज़ पास कर लेनी है, प्रॉप्स। इस तरह से आपको मैंने फंक्शनल कंपोनेंट में सिखाया था कि किस तरह से आप प्रॉप को यूज़ करते हो, प्रॉपर्टीज़ को। जी आपने किया। अब इसके साथ आपको दिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर भी आपने प्रॉप्स लगा देने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखने में आसानी होगी। यहाँ प्रॉप्स ये आ जाए, और यहाँ पे थोड़ी सी अब स्पेस वगैरह ऐड कर दो। अब सुपर और इसके अंदर भी प्रॉप्स, और जो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर भी प्रॉप्स। अब यहाँ पे जहाँ पे आपने दिस डॉट स्टेट लगाया हुआ है, अब इसके आगे यहाँ पे आप इक्वल लिखो जिस तरह से पहले लिखा हुआ है। अब इसको अलग अलग लाइन में कर लो, मल्टीपल आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे दो। तो मैं इसको यहाँ पे मल्टीपल दे कलर, उसके बाद मैं इसका दे देता हूँ ब्रांड इसका हम दे देते हैं मिसाल के तौर पे BM, और उसके बाद हम इसका दे देते हैं ईयर, कि किस साल में ये शाया हुई, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं दे देता हूँ यहाँ पे 1991, और यहाँ पे लेते हैं इसको नीचे, और यहाँ पे इसको हम करते हैं क्लोज। सेव किया।
अब दिस डॉट स्टेट और प्रॉप्स ये भी हमारे पास लग गया, ये प्रॉप्स भी हमारे पास लग गए। अब ये एरर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, इसको एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ। वो हमने यहाँ पे ना ये डबल कॉलन नहीं लगाया ब्रांड के साथ, तो ये हमने लगा दिया, अब सेव किया। और अब ये जितने भी नीचे प्रॉपर्टीज़ आ रहे हैं इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास थोड़ा सा कर रहा है, इसके मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इसके नीचे और स्पेस ऐड कर देता हूँ। ये आ गया। और ये जो कंस्ट्रक्टर वाली है ना ड्यू, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ये आ गया। और इसके साथ एक और करली ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया। ये करली ब्रैकेट होगी हमारे पास कंस्ट्रक्टर की, और ये हमारे पास होगी कंपोनेंट्स की। ये जो आपकी ब्रैकेट यहाँ पे आ रही है इसको ख़त्म करो और इसको आप ऊपर लिखो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका अलग है और यहाँ पे आप कंपोनेंट को रेंडर करवा रहे हो ये आपकी प्रॉपर्टी अलग है। यहाँ पे आप इसको फिर, और यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास मज़ा अच्छा व्यू आ जाए, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको चेक करो, कंस्ट्रक्टर सुपर दिस डॉट स्टेट, और स्टेट के अंदर हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे दी, कलर, ब्रांड और ईयर। अब इन सब को प्रिंट करवाने के लिए पहले को हमने H2 के अंदर लिखा है, अब दूसरे को हम यहाँ पे कलर लिखा है वहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रांड, और जो सेकंड है उसके अंदर आप लिख देते हैं इसका ईयर, जो हमने वहाँ पे कॉल की है ईयर। अब इसको सेव किया, और जैसे इसको मैं चेक करूँगा यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर रिलोड किया तो ये हमारे पास एरर दे रहा है, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास क्यों ये एरर दे रहा है। दिस डॉट स्टेट डॉट कलर भी हो गया, प्रॉप्स भी हो गया। अच्छा, इसके साथ ये हमने रिटर्न ज़्यादा लगा दी, क्योंकि रिटर्न में वापस हमारे साथ ये कॉपी होगी पर वो हमने नहीं करना। तो ये अब इसको मैं यहाँ से काट करता हूँ और रिटर्न को मैं लगाता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, या हम यूज़ करेंगे फ्रैगमेंट्स। आपको मैंने बताया था कि फ्रैगमेंट्स का क्या इस्तेमाल है। अब इसको अंदर लिख के हम जैसे सेव करके इसको चेक करेंगे, अब हमारे पास ये सही व्यू आएगा। फ्रैगमेंट आप जब यूज़ करोगे तब इसके अंदर आप HTML कोड को आगे पीछे भी लिख दोगे तो कोई मसला नहीं बनेगा, क्योंकि ये उसको सपोर्ट करता है फ्रैगमेंट। अब आपको पता चल गया किस तरह से आपने क्लास कंपोनेंट को इस्तेमाल करना है। क्लास कंपोनेंट्स के अंदर आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं।